औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 327 एंड ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 326 हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, टाइम ख़त्म हुआ क्लास का। तो 326 नंबर क्वेश्चन जो है इफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, मतलब ई एंड डी क्या है, व्हाट इज ई एंड डी। तो ये है efficiency and discipline rules in KP. Currently, efficiency and discipline rules are of 2011. तो जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है, तो इसके अंदर जो है इफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2011 है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं? इसमें बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, पिनल्टीज होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई मिसकंडक्ट किया तो उसके लिए सज़ा क्या होगी। इसमें मेजर पिनल्टीज़ है, माइनर पिनल्टीज़ है, और फिर उस पे जो है कुछ इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या होगा, या जो है किस तरह एक एम्प्लॉय जो होगा वो किस तरह अपना डिफेंस कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ई पीड़ा एक्ट 2006 में जो पास हुआ था उसके नाम से है। दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं एज सच। ई एंड डी रूल 2011 के तो मैंने नहीं पढ़े है, बिल्कुल टेबल पे पढ़े हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं मिलता। उसको मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, अगर कुछ डिफरेंसेस उसमें हो तो फिर मैं आप लोग को इससे आगाह कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 327 है, व्हाट इज ग्रेट मैन थ्योरी एंड थ्रेड थ्योरी। दोनों थ्योरीज जो है लीडरशिप की थ्योरीज है। ग्रेट मैन थ्योरी और थ्रेड थ्योरी जो है, अगर हम इसको देखें तो दोनों थॉमस कार्लाइल की दी हुई थ्योरीज है। थॉमस कार्लाइल कहता है कि लीडर आर बोर्न नॉट मेड, एक थ्योरी में ये कहता है। जबकि ट्रेड थ्योरी कुछ कहते हैं कि ये गॉर्डन अल्पर्ट की दी हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये थॉमस कार्लाइल की दी हुई है। दोनों ग्रेट मैन थ्योरी तो थॉमस कार्लाइल की है, लेकिन ट्रेड थ्योरी कुछ कहते हैं कि ये गॉर्डन एल्पर्ट की दी हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये थॉमस कार्लाइल की दी हुई है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ग्रेट मैन थ्योरी बेसिकली कहती है कि जो अजीम लीडर होते हैं वो पैदा होते हैं। मतलब ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है, दीज आर बाय बर्थ, दीज आर बाय नेचर, दीज आर नेचुरल क्वालिटीज। जबकि ट्रेड थ्योरिस्ट कहते हैं कि नहीं, बाय बर्थ भी है एज वेल एज सोसाइटी से भी ये कुछ सीखते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हर एक इंसान के अंदर ऐसे आ जाते हैं कि जो उसको लीडर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक है नेचर और एक है नर्चर। तो जो हमारे पास ट्रेड थ्योरी है, ये नेचर और नर्चर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जबकि ग्रेट में थ्योरी जो है ये जस्ट स्पेसिफिकली बात करती है कि लीडर्स आर बॉर्न। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसमें अल्लाह ताला लीडरशिप क्वालिटीज रखती है, ये थ्योरी ये कहती है। ठीक है, तो ग्रेट मैन थ्योरी वाज गिवन बाय थॉमस कार्लाइल व्हिच स्टेटेड दैट सम इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ पर्सन लीडर, लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, ये इसका मेन स्लोगन है। while inherent and some trait both make a leader। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये है ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी कहती है कि some inherent and some traits which is given from the society both make a person a leader। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 328 है, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये थोड़े कंफ्यूज चीजें हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये ऑफ और फॉर और इसको देखना है। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि आया असेसमेंट हो, ये लर्निंग हो रही है कि नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो इसका मतलब ये है कि या ड्यूरिंग होगी या स्टार्ट में होगी। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ये है कि आया लर्निंग हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, फास्ट का ये जो है एक टेंस है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर हम सबमेटिव असेसमेंट, एग्जाम्स, पोर्टफोलियोज, ये सारे जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये हम इसमें कर सकते हैं। ऑल असेसमेंट व्हिच आर डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ लेसन आर अ कोर्स आर डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन हम किसे कहते हैं? टू परफॉर्म एंड टू शो समथिंग। ठीक है, पहले परफॉर्म करना
फिर शो करना, ये डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, और फिर दूसरों से करवाना। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन तरीके से टीचिंग कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि टीचर फर्स्ट खुद परफॉर्म करेगा, देन स्टूडेंट को बताएगा, देन वो स्टूडेंट से करवाएगा। दिस इज डिमॉन्स्ट्रेशन। इसको डीमो के अक्सर हम कहते हैं, ये किसी चीज की डीमो होती है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन उसके जितने भी होते हैं वो प्रैक्टिकली वो सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लाइक इसमें क्या है हमारे पास, एग्जाम्स है, पोर्टफोलियो है, समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है असेसमेंट आफ्टर लर्निंग, ठीक है। और एक है हमारे पास टेस्ट वाइल असेसमेंट फॉर लर्निंग एज डन बिफोर और ड्यूरिंग लेसन। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हमारे पास होता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन ड्यूरिंग के हो रही है कि नहीं हो रही, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग लाइक फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। अच्छा, पहले मेरे ख्याल में मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ा। असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लर्निंग हुई है कि नहीं ये लास्ट में होती है, ठीक है। तो फॉर लर्निंग ड्यूरिंग मीन के डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें आएंगे, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में वही असेसमेंट आएंगे जो लास्ट में होते हैं, समेटिव में होते हैं, जिस तरह एग्जाम्स होते हैं, पोर्टफोलियोज हो गए, समेटिव असेसमेंट हो गए। तो ये हमारे पास आएंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर। असेसमेंट एज लर्निंग भी हम यूज करते हैं, उसमें हम एप्सिटियो असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट, ये तीन जो है ये आते हैं असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, 329 है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स सिंगल एफ है, गलती से जो है स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। बेसिकली मैं इसको जब टाइप करता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, दैट्स वाई मैं जो है ये गलतियाँ अक्सर उसी टाइम दूर नहीं कर पाता। एज लर्निंग किस टाइम होती है? अच्छा, एज लर्निंग जो है स्पेसिफिकली, देखो इसमें तीन है ना। एक तो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट मतलब असेसमेंट एज लर्निंग जिस तरह लर्निंग है, ये भी ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग ही होती है ज्यादातर, ठीक है। इसमें हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है कि बंदा खुद जो है अपना असेसमेंट करे, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक एब्सिट्यू असेसमेंट है का मतलब स्टूडेंट अपनी प्रीवियस वर्क को अपने करंट वर्क के साथ जब वो कंपेयर करता है, तो दिस इज एब्सिट्यू असेसमेंट। और एक पीर असेसमेंट है, जबकि जिसमें एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे का असेसमेंट करता है, तो ये भी ड्यूरिंग ही होता है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट। अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट है बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि जो बच्चा होता है इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है। तो जब एनवायरनमेंट के साथ होता है तो वही इसके जो बिहेवियर है वो शेप करते हैं, और वो जो बिहेवियर बनते हैं स्पेसिफिकली वो फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ओवरऑल एक जनरल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट के इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकते हैं या पॉजिटिव इम्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो जनरल सी टर्म है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद बिहेवियरिज्म है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, दस दे लर्न एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर। अपनी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं कौन? स्टूडेंट, जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 330 है, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अगर हम देखें, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। पहले तो ये है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइकोलॉजी, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर विद एन एजुकेशनल सिनारियो, ठीक है। वही डिफिनेशन है, लेकिन जस्ट आप लोगों ने एजुकेशनल सिनारियो जो है वो ऐड करनी है कि इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, हम कह सकते हैं कि बिहेवियर विद इन एजुकेशनल सिनारियो, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलो इसकी प्रॉपर एक डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ सर मैं अप्लाइड। सर जी जी। सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आपकी सर आवाज़। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। तो ये डेफिनेशन है इसका। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरह ही है।
तो यही तो मैंने कहा ना कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, बेसिकली साइकोलॉजी होती ही यही है कि टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। पहले पहले जो ये डिफिनीशन थी, तो साइकोलॉजी की डिफिनीशन 3 स्टेजेस से गुजरी है। फर्स्ट स्टेज जो था वो ये कहा जाता था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, बाद में, अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ साउल स्टडी पहले। ऑफ सोल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेज जो था, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। फिर बाद में ये कहा गया कि चूंकि माइंड और ये जो चीजें हैं, सोल, ये दोनों बिहेवियर को ही लीड करती है, तो दैट्स व्हाई साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। और किस टाइम ये भी था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये 3 4 स्टेजेस से होते हुए साइकोलॉजी इसी स्टेज पर पहुंची है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। हाँ, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ माइंड थ्रू बिहेवियर। ठीक है, तो अभी साइकोलॉजी एक प्योर साइकोलॉजी होती है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। प्योर साइकोलॉजी में हम थ्योरी डेवलप करते हैं, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में हम थ्योरी जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, दिस इज अप्लाइड साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। सेकंड, साइकोलॉजी के जो एरियाज है वो 3 है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों एरियाज: लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि वो लर्नर पे बात करता है और लर्नर के इर्द गिर्द घूमती है, लर्निंग प्रोसेस पे बात करती है और लर्निंग प्रोसेस की जितनी भी थियरीज और प्रिंसिपल है उसको कवर करती है। एंड लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग, लर्नर, अच्छा, लर्नर लास्ट। तो लर्नर जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, या मोटिवेशन, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है लर्नर के अंदर ही। तो हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये 3 एरियाज को, ब्रॉड 3 एरियाज को कवर करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है, जिस तरह आपने कहा सिराज भाई कि साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हुई है कि जिसमें हम एजुकेशन के प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, वेरी गुड। लेकिन आप लोगों ने वर्डिंग इस तरह यूज करनी है, जी, आप लोगों ने वर्डिंग इस तरह यूज करनी है कि वहां पर अगर इंटरव्यूअर जो है उसको आपने, आप लोगों ने अट्रैक्ट करना है कि वो आप लोगों को मार्क्स दे दे, उनसे मार्क्स छीनने हैं, लेने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इट इज द सर, ब्रो, जी जी, अभी आपने अर्ज किया कि साइकोलॉजी के 2 टाइप्स है, बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। जी जी, तो आई थिंक प्योर साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी तो है। हाँ, एक एक है मेरे ख्याल में जनरल साइकोलॉजी, आई थिंक। और ये आपने प्योर, मैंने जो प्योर, बात की कि इसमें। प्योर का नाम मैंने अच्छा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है सर। अच्छा, ये तो फिर तो रिसर्च के टाइप्स के साथ काफी रिलेट नहीं है, मतलब जो प्योर रिसर्च है और जी या जी, वही है अप्लाइड रिसर्च बेसिक, है, हाँ हाँ, इसके साथ वही, जो आपने बिल्कुल वही है बेसिक का हाँ। वर्ड। देखो, बेसिक का वर्ड जहाँ भी आएगा, इसका मतलब यही है कि बेसिक प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड, थीरीज प्रोवाइड करना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर। तो इस तरह आप लोग इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओके। it is a branch of applied psychology which involves psychological principles and techniques to human behavior in educational situation, or या हम इस तरह भी कह सकते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टीपन की डिफिनेशन है, अगर आप लोग हवाला देना चाहो तो बहुत ही अच्छा डिफिनेशन आप लोग का बन जाएगा। इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, आप लोगों ने वर्ड ग्रोथ जब यूज किया तो इंटरव्यूअर का दूसरा क्वेश्चन होगा तारिक, क्या व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ग्रोथ इज इंक्रीज while development is change। ठीक है, growth is increase in size, structure or texture, while development is change in size, structure, color। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फ्रूट की लेते हैं, एक फ्रूट जब छोटा होता है, फ्रूट, फल, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती रहती है। तो जब एक सर्टन पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो याद रखिएगा उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप भी होती है। फर्स्ट, ग्रोथ इंक्रीज है, सेकंड, ग्रोथ स्टॉप भी होती है, थर्ड, ग्रोथ रिवर्स भी होती है। मतलब ये कि वहां से वंस अगेन उसका जो कलर है वो
चेंज होना शुरू हो जाता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान की ग्रोथ की बात करें तो एक सर्टन एज तक, फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर और 30 ईयर तक इंसान की जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है। फिर अगेन कुछ एरिया के लिए कुछ ईयर्स के लिए वो स्टेबल रहता है, और अगेन फिर उसकी जो एज है, उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मीन के ग्रोथ जो है ये रिवर्सिबल है, रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो रिवर्स नहीं हो सकता। और वो जो है वो चेंजेस है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये जो है उंगलियों का बढ़ना, ये पाँव का बढ़ना फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, तो ये सारे हमारे पास डेवलपमेंट है, जबकि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, स्टीफन की डिफिनीशन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 331, व्हाट इज एक्सियोलॉजी? तो जाहिर बात है एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी in which we deals with values। ठीक है, वैल्यूज क्या है हमारे पास? इथिक्स, एस्थेटिक्स। ठीक है, तो एक्सियोलॉजी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ये कवर करती है हमारी मोरलिटी को ज्यादा, ये टच करती है मोरलिटी को ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सियोलॉजी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच एक्सप्लोर द नेचर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज क्या है? कोई अच्छा सा डिफिनेशन कोई बता सकते हैं क्या? व्हाट इज वैल्यूज? सर Sir, इवोल्यूशन में can expected जी, वन बाय वन। जी सीमा साहिबा, पहले आप बताइए। values जो है desirable models of society, डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, models of society. मॉडल्स ऑफ सोसाइटी। अच्छा, मुझे अच्छा, जितनी समझ आ रही है, अच्छा जी, अच्छा, यानी जो सेट स्टैंडर्ड होते हैं किसी सोसाइटी के। गुड, वेरी गुड। Sir, I think values are the norms of अच्छा, a society where सो we dwell. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज? सर आई थिंक इट्स बिलीव। बेसिकली वैल्यूज को देखो, वैल्यू का Sir, सैंपल, सैंपल जो जी जी, नहीं सर, आप proceed please. वैल्यूज का सैंपल मतलब है एनीथिंग विच गेट इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। मतलब किसी चीज को, जब जब कोई चीज इंसान की जिंदगी में अहमियत इख्तियार करता है तो उसको हम वैल्यूज कहते हैं। ये तो सिंपल अल्फाज में, लेकिन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में या सोशियोलॉजी का ये स्पेसिफिकली वैल्यूज जो है ये सोशियोलॉजिकल टर्म है। तो एनी एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी इज कॉल्ड वैल्यूज। इसका प्रॉपर डिफिनेशन है कि एनी acceptable pattern of behavior in the society is called values। जी, अच्छा, ये वैल्यू और नॉर्म में डिफरेंस है, इसको मैं थोड़ा सर्च कर लूंगा कि वैल्यूज और नॉर्म्स। एक और वर्ड है टेबोस। ठीक है, तो टेबोस का ताल्लुक तो रिलीजन के साथ है, मतलब जिसको हम जो है आगे डिस्कस नहीं करते ज़्यादातर। अगर हम कहें कि अल्लाह एक है तो हमें आगे आगे नहीं जाना चाहिए, दिस टेबोस। ठीक है, एक हमारे पास और भी है स्लैंग्स, जारगोन है कि इसी तरह का कोई वर्ड है, मेरे ख्याल में मैम को अच्छी तरह पता होगा। ये भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज के। ठीक है, जिस तरह पश्तो में कुछ वर्ड्स है जो कि और लैंग्वेजेस में नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। इसी तरह इंग्लिश के भी कुछ वर्ड है जिसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो इसी तरह वैल्यूज की जो डिफिनेशन है, एनी एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन द सोसाइटी, यही चीज़ें ये पूछी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने इनको इनको बिल्कुल ही रट्टा लगा के याद करना है। इसको हम अकदार कहते हैं, वैल्यूज मीन अकदार। ठीक है, स्टैंडर्ड भी ठीक है, जिस तरह साइमा समीन साहिबा ने फरमाया कि दीज आर द मॉडल्स ऑफ द सोसाइटी, लेकिन एक्सेप्टेबल मॉडल्स अगर आप कहती तो बहुत ही ये वेल और अच्छा डिफिनेशन बन जाता। ठीक है, अच्छा, Axiology is the branch of philosophy which explore the nature of values, having further two sub branches: ethics, morality, and aesthetics, beauty.
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एज देयर सर एनी। सर जियोलॉजी के 3 ब्रांचेस है कि 2 ब्रांचेस है? ये लॉजिक कौन से में आता है? अच्छा लॉजिक तो मैंने नहीं पढ़ा। सच के लॉजिक एक जियोलॉजी के अंदर आता है कि नहीं, वो फिलोसफी का एक अलग ब्रांच है। मेरे ख्याल में मेरा जो एक लेक्चर था, मैंने फिलोसफी के कुछ ब्रांचेस उसमें बताए थे, तो सर उसमें। जी जी। सर मेरे पास एक बुक है ना, उसमें जियोलॉजी के 3 ब्रांचेस बयान किए हैं, लॉजिक भी उनने इसमें इंक्लूड किया है, तो इसलिए मैंने पूछा सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लॉजिक इस तरह ही ना, इतना डिटेल में आप अगर ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि लॉजिक पे अगर जाओगे तो ये चीज़ें थोड़ी आपको, हो सकता है आप खुद ही फंस जाओ वहाँ पर, फिर बहुत ही मुश्किल होगा ना अपने आप को फिर वहाँ पर प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। लॉजिक के अंदर गया तो फिर कहेगा कि लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, और ये चीज़ें बहुत ही फिर मुश्किल सी बन जाती है। ठीक है, लेकिन चलो ये भी कंफर्म मैं कर लूँगा। वेल एंड गुड। ये मैंने जब वो जो लेक्चर दिया था ये फिलोसफी पे स्टार्ट में, तो उसमें ये जो ब्रांचेस है मैंने बिल्कुल ही डिटेल में, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, ब्रांचेस है। ठीक है, कुछ जो है साउल जो हमारे पास है उसको डिस्कस करते हैं, कुछ जो है हमारे पास और भी बहुत ही ब्रांचेस है इसके। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो। मैं भी उसको थोड़ा जो है थारोली जाके देख लूँगा। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। ओके। प्रैक्टिकल यूज ऑफ एक्सियोलॉजी एजुकेशन के अंदर है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। हमारी जो मोरलिटी है, देखो मोरलिटी क्या है? मोरलिटी मीन द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और द एबिलिटी ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, ये हमारे पास है मोरलिटी। व्हाट टू डू एंड व्हाट सर नॉट राइट टू डू। रॉन्ग। जी वेरी गुड, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। तो राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, दिस बेसिकली मोरलिटी है। लेकिन मोरलिटी आपको डायरेक्शन देता है कि आपने कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज आपने नहीं करनी है, आपने अवॉइड करनी है। ठीक है। तो एज एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोरलिटी एंड आवर स्कूल्स मोरलिटी इज taught and bad and good are differentiated. स्टूडेंट्स आर टीच टू डू गुड एंड टू अवॉइड बैड। जाहिर बात है मोरलिटी टॉप पे होनी चाहिए। जब मोरल करप्शन हो किसी स्कूल के अंदर या किसी ड्यूटी के अंदर, फिर तो मेरे ख्याल में दिस इज द बिगेस्ट एंड दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन इवन। ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकती कि एक्सियोलॉजी एजुकेशन के अंदर ना हो। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 333 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन सिलेबस एंड कोर्स। आप लोगों ने बिल्कुल ही इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जब हम करिकुलम की डेवलपमेंट करते हैं, उसका जो प्रोसेस है, तो उसके प्रोसेस के अंदर ये दोनों आते हैं। तो बस तो आप लोगों को पता चला कि सिलेबस और कोर्स जो है ये दोनों करिकुलम के पार्ट्स है। ठीक है। हो सकता है आप लोगों से किसी से ही पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम या कोर्स एंड करिकुलम। ठीक है। तो इसमें फर्क यही है पहले के, ये दोनों जो है दीज आर द पार्ट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम। तो जब ये एलिमेंट्स हो गए तो सिलेबस एक कोर्स आउटलाइन होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में कवर करना होता है। ठीक है। स्पेसिफिक टाइम में कवर करने के लिए जो आउटलाइन दिए जाते हैं, दिस इज सिलेबस। जबकि कोर्स इज बेसिकली द एक्चुअल कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्स। ठीक है। उसके अंदर जो चीजें A B C D जितनी भी चीजें लिखी है, दिस इज बेसिकली द कोर्स और द मैटर ऑफ अ कोर्स। ठीक है। तो बोथ सिलेबस एंड कंटेंट आर द पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट करिकुलम प्रोसेस जो है इवन पाकिस्तान के हवाले से भी आप लोग थोड़ा पढ़ लो कि किस तरह जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर हमारे पास करिकुलम मूविंग, फिर सूबाई जो करिकुलम मूविंग्स है, ये किसी तरह कोलैबोरेटिव वर्क करके किसी तरह कोलैबोरेटिव वर्क करके जो है डेवलप करते हैं एक करिकुलम। अच्छा, हादिया साहिबा ने पूछा है कि वैल्यूज का सोसाइटी के साथ रिलेशन है। ये है, ये तो सोसाइटी के अंदर जो काम हम करते हैं सारे वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है। अगर एक वर्क या एक काम जो है वो सोसाइटी अप्रूव नहीं कर रही है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। सोसाइटी आपको पनिश करेगी, आपको पागल कहेगी। ठीक है। तो वैल्यूज तो अकदार है सोसाइटी के अंदर
हर एक काम का अपना एक अकदार और अपना एक तरीका है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखा है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आप इस तरह कर लिया करो, इफ यू डोंट माइंड, तो ज़्यादा यूज़ क्या करो कि आप ये जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर सकती हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। मतलब मैं आपके लिए इसे कह रहा कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो जाहिर बात है ये लिखना तो अच्छी बात है, आप समझ जाओगे, लेकिन दिमाग के अंदर चीज़ें होती है। जब आप लिखते हो तो बिल्कुल ही अच्छे अल्फाज दिखती हो या लिखते हो, लेकिन जब आपने बयान करना होता है तो फिर चीज़ें जो है जुबान पर लाना बहुत ही मुश्किल होता है ऑन द स्पॉट। तो आपकी जो है ये प्रैक्टिस होती रहेगी। दैट्स वाई मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कर सकते हो। हाँ, अगर किसी कोई इशू है या बैकग्राउंड में शोर है या कहीं सफ़र पर है और वो नहीं कर सकता या कर सकते, तो फिर तो ठीक है, ऐसा खैर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस जो है ये हमारे पास क्या है? बोथ सिलेबस एंड कंटेंट आर द पार्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। कंटेंट आर द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्स। देखो, एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कोर्स जो है वो कंटेंट है। इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, थियरीज व्हिच इज नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थियरीज होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए जरूरी होती है। सिलेबस इज द कोर्स आउटलाइंस व्हिच हैज टू बी कवर इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 334 है, व्हाट इज मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन। तो पाकिस्तानी एजुकेशन का मैग्ना कार्टा जो है, दिस इज शरीफ कमीशन 1959। एस एम शरीफ, सैयद मोहम्मद शरीफ जो है, इन्होंने जो कमीशन दिया था, कमीशन प्रेजेंट किया था, 22 अरकान थे इसमें, 1959 को जनरल अयूब खान के दौर में ये बना था। इसके अंदर दो बोर्ड जो थे वो रिकमेंड हुए थे, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, एक ढाका में और एक जो है हमारे पास लाहौर में। ये दोनों उसमें रिकमेंड हुए थे। इसके अंदर हमारे पास ये जो मास्टर डिग्रीज है, ये जो BA BSc के लेवल्स के प्रोग्राम है, 2 2 ईयर की जो ड्यूरेशन थी, ये भी इसके अंदर ही हुई थी। और इसके अंदर जो एंथम सुबह सवेरे जो ये हमारे पास जो तराना होता है, ये भी इसके अंदर ही हुई थी। जो हमारे पास ये झंडा हम जो है रेस करते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग, ये भी इसके अंदर ही हुई थी। और इसके अंदर जो है हमारे पास UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये भी रिकमेंड हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर 1972 के पॉलिसी में अगेन रिकमेंड हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आती है शरीफ कमीशन 1959 के अंदर, और ये इसके करेक्टरिस्टिक्स भी है। और ये मैग्ना कार्टा पाकिस्तानी एजुकेशन अच्छा इसके। जी जी। सर, मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं इसको? मैग्ना कार्टा क्यों कहते जी, हैं? मैग्ना कार्टा बेसिकली कार्नर स्टोन को कहते हैं। मैग्ना कार्टा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मैग्ना कार्टा इज गलत रिलेटेड टू करो तो। ह्यूमन नहीं सर, वो तो सर, ह्यूमन राइट्स। जी जी सर, it was a document signed यस, between आई एम गोइंग, King आई एम, John and the people of this case. यस तो यस, वो तो आई एम गोइंग टुवर्ड दैट। 15 में था जी जी। बेसिकली लेकिन मैग्ना why कार्टा, it is called as Magna Carta? basically Magna Carta is called cornerstone, the first thing. The second thing, Magna Carta mean of great importance, of basics, मतलब जो बेसिक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, जहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज मैग्ना कार्टा पाकिस्तानी एजुकेशन, कि जिसमें सर, मतलब मैग्ना पाकिस्तानी। कार्टा की मीनिंग है जो हाँ, चीज रिवोल्यूशनरी, लाइक जो बहुत इनकलाब लेकर आए, ऐसी चीज जो यानी जो एब्रप्ट चेंज लेकर आए, वेरी गुड, ऐसे वेरी गुड। टर्म को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर इसके इसमें लफ्जी मायने ये है। इसमें सर बहुत ग्रेट करेक्टर शामिल जी है, जी और एक और मैग्ना कार्टा है वो डिस्पैच पॉलिसी, तो वो भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है सर। जी, ये मैग्ना कार्टा टर्म जो है बेसिकली हाँ हाँ ह्यूमन राइट का ही टर्म है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। साइपर सिलेंडर, हाँ मैग्ना जी कार्टा, ठीक है, ये जी दोनों जी चीजें सर। जो, हाँ, ये दोनों चीजें इस तरह थी कि पहले मतलब ये जी वॉर सर, वगैरह। असल में जी जी ये मैग्ना कार्टा इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट साइंड इन 1215 जी बाय जी किंग जॉन एंड विलियम बैरन्स। जी जी। ये असल में इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज वी नो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स it's tradition written. So ओके Magna Carta is part of it, and it was signed in 1215 by King John. Actually, King John was a
very dictator type of person. It was an anarchy at that time. Okay. That monarchy was changed into anarchy. So that's why Okay. people, they were rebellious against that King John, and they came forward and they asked him to do a deal with us, whether you will sign our the document Magna Carta, or we will overthrow you from this throne. So that was the in fear. So he joined this. He signed this Magna Carta, this document, and it gives the basic rights, human rights to the people, Yes. which were then violated at that time. Yes. Yes. So Very this is good. it. तो वो खैर Very मेरा जिस good. तरह 3 रह इस वजह रेवोल्यूशन से वो सर। मैग्ना कार्टा लाया था, जिस तरह रेवोल्यूशन तब मैग्ना कार्टा से आया था, तो ये एनोलॉजी हुई ना, ये 1854 वो डिस्पैच और ये Very जो good. Very हमारा good. Basically इस तरह कमीशन, है. इन्होंने जस्ट रिलेट किया है उसके साथ, लाइक जो 1514 या तब जो आया था किंग जॉन के अगेंस्ट, जो कि लोगों ने वो किया, जी तो जी उसके जी. खिलाफ जब ये हुआ, तो बिल्कुल उसके साथ 1215, इन्होंने इसको 1215। सिमिलर मतलब एनोलॉजी बनाई हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है। Very Okay, good. okay, Very okay. good. That's why it is called as जी जी. Magna Carta, इसमें first one. अगर हम Okay. देखें तो if we go to the history of human rights, we can see a lot of documents which has been signed by the king of this time and the people of the territory, because at that time there were a lot of disputes and wars. तो इसीलिए वहाँ पर जो लोग थे तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मतलब एक एग्रीमेंट हो के जिस पे हम सारे एग्री हो कि क्या हमने करना है क्या हमने नहीं करना और कौन से हमारे राइट्स है। तो साइपर सरेंडर, मैग्ना कार्टा, फिर आगे हम आएंगे तो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका ही हिस्सा है, लेकिन चलो, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय यू पीपल एंड थैंक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 335। अच्छा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है वो है हमारे पास वुड डिस्पेच 1954 का जो वुड डिस्पेच है उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 335 है, हु सेड वी लर्न, डू लर्न एंड रीलर्न, मतलब द लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब यही है, क्योंकि हम लर्न करते हैं फिर लर्न करते हैं और फिर रीलर्न करते हैं, मतलब इसका यही है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, जिस तरह जांडी भी कहता है। तो ये जो मशहूर कॉल है ये एल्वन टॉफलर, बाई एल्वन टॉफलर जो है, इन्होंने कहा, ये किसी पेपर में आया हुआ है, दैट्स वाई ये पूछा भी गया है फिर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 336 है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन और सर्विसेज। देखो, प्रोफेशन जो होता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, ये दो वर्ड आप लोगों ने एग्जैक्ट इसी तरह ही यूज करने हैं। प्रोफेशन मीन अ वोकेशन which needs specialized knowledge and skills, ठीक है। तो जाहिर बात है एजुकेशन तो है ही प्रोफेशन, हर एक बंदा टीचर नहीं बन सकता, सॉरी टीचिंग, हर एक बंदा टीचिंग तो नहीं बन सकता, ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास सीटी की शक्ल में, पीटीसी की शक्ल में, बीएड की शक्ल में, मेड की शक्ल में जो प्रोफेशनल डिग्रीज है ये अवेलेबल है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन व्हिच नीड्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया टीचिंग। अच्छा जी, व्हाट इज रिसर्च, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Systematic activity, process, analysis, investigation. Systematic activity, process, analysis, investigation to find solution of a problem. लेकिन अगर एक डिफिनेशन आप लोगों ने बता दिया तो आप लोगों से यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड गोज थ्रूआउट द डेवलपमेंट ऑफ द थियरी। There are a lot of steps involved in a systematic activity. The first step is the development of hypothesis. The second is the development of, sorry, the identification of the problem, the development of hypothesis, the collection of data, the analysis of data, then the interpretation of data. After the interpretation, a conclusion is given, and abstract is formed. After abstract, the research can lead to a theory, and after theory it can become a law,
ठीक है। तो ये सारे जो हमारे पास सिस्टमेटिक एक्टिविटी का एक हिस्सा है जिसको हम साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 338 है, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज और स्कूलों के अंदर कौन कौन से जो है रिस्पॉन्सिबल है इदारे। तो करिकुलम का जो रिस्पॉन्सिबल है 1973 या कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट, उसके अंदर तो हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट का जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फेडरल प्लस प्रोविंशियल दोनों पे थी। लेकिन एक इदारा जो 1967 के अंदर बना था, 1967 के अंदर करिकुलम विंग। ठीक है। तो वो जो था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो है करिकुलम विंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल था करिकुलम डेवलपमेंट का स्कूल लेवल पे। लेकिन फिर जब कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट ख़त्म हो गया, एबॉलिश हो गया, और 2010 में जो हमारे पास डिवोल्यूशन प्लान आया, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिखा गया कि द एजुकेशन शैल बी सोलिली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच प्रोविंस। ठीक है। तो सूबों को इख्तियार दिया गया 18 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिर सूबों की ही। ठीक है। तो फॉर स्कूल नेशनल करिकुलम विंग जो मैंने आपको कहा कि 1967 में बना है, यानी प्रोविंशियल करिकुलम विंग, ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी तय सुपरविजन करिकुलम विंग ही करती है, नेशनल करिकुलम विंग जो है वही सुपरविजन करती है। लेकिन अगर हम KPK की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसके अंदर जो हमारे पास इदारा है वो है DCTE, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन, जो कि DCTE मिल के अप्रूवल देता है किस चीज़ की, करिकुलम की, प्लस हमारे पास टेक्स्ट बुक्स की। याद रखिएगा DCTE बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है। सिराज भाई आपने क्वेश्चन पूछा था, अभी मेरे जहन में है कि DCTE की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो DCTE की दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अप्रूवल ऑफ बुक्स एंड अप्रूवल ऑफ करिकुलम। ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये बेटा बाद में वाक़या है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्कूल का जो करिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल करिकुलम विंग प्लस नेशनल करिकुलम विंग। लेकिन नेशनल करिकुलम विंग जो है ये जस्ट सुपरवाइजरी जो है बॉडी है। वाइल फॉर यूनिवर्सिटीज इट इज डेवलप्ड बाय HEC। HEC का नाम 2002 में HEC रखा गया। मुशर्रफ के दौर में इसका नाम पहले जो था वो था UGC, और ये बना था 1974 के अंदर। ठीक है। और ये रिकमेंड हुआ था मैग्ना कार्टा में भी रिकमेंड हुआ था जो शरीफ कमीशन था। फिर उसके बाद 1970 की पॉलिसी में भी ये रिकमेंड हुआ था, 1972 की पॉलिसी में भी ये रिकमेंड हुआ था। लेकिन लास्ट जो ये बन गया ये स्पेसिफिकली HEC UGC के नाम से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से 1974 को ही बनी थी। ठीक है। ये एक इदारा। क्वेश्चन नंबर 339 है, व्हाट डू यू नो अबाउट टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम। अगर टेलर मॉडल अगर हम देखें तो ये पहला मॉडल है जो कि 1949 के अंदर जो है ये डेवलप हुआ था। और इसको रेशनल मॉडल और डिडक्टिव मॉडल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से, और जो चीज़ ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है इट्स मीन दिस इज डिडक्टिव मॉडल। इसके अगेन जो हम हिल्डा ठाबा का मॉडल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो इंडक्टिव मॉडल है क्योंकि वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट की नीड्स से। Tiller curriculum model is also called rational and deductive model, which was given at 1949, having 4 elements: formulation of objectives, selection of content, organization of content, and evaluation. ये चार इसके स्टेप्स है, फिंगर टिप्स पे आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पेरिनियलिज्म। ठीक है। पेरिनियलिज्म है क्या, ये क्वेश्चन बेसिकली ये इसी तरह पूछा गया है। जी 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 सर, अभी जो ये हमारे मतलब कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है तो वो चल ये रही है। क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आगे आ भी रहा है, लेकिन 2009 की पॉलिसी है इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। ओके 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 जी 2009 9 अभी आ रहा है, ये क्वेश्चन आगे आ रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट टेलर मॉडल, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 340 टाइम इतना नहीं है। व्हाट पेरिनियलिज्म, व्हाट इज पेरिनियलिज्म, परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज, इसका स्लोगन है। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि व्हाट इज पेरिनियलिज्म, पेरिनियलिज्म है क्या।